नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आज लेकर आया हूं मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम के एमसीक्यूज को। कई सारे छात्रों ने इसकी डिमांड मुझसे की थी, तो आइए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एचआरएम का सही संक्षिप्त रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ एचआरएम? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट या ह्यूमनिस्टिक रिलेशन मैनेजमेंट। तो एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विभाग को सही ढंग से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? फंक्शनल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट या अथॉरिटी डिपार्टमेंट? कार्यात्मक विभाग, सेवा विभाग, लाइन विभाग या प्राधिकरण विभाग? तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो एक सेवा विभाग होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कम करने के तरीके खोजना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस व्हाट इज अ क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट? तनाव यानी कि स्ट्रेस, असंतोष यानी डिससेटिस्फैक्शन, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अनिश्चितता को दूर करना, अनसर्टेनिटी को कम करना। ठीक है, स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन का कारण भी तो अनसर्टेनिटी ही है। तो यदि अनसर्टेनिटी को ठीक कर दिया जाए तो तनाव और असंतोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? एक प्रभावी कर्मचारी विकास कार्यक्रम से गुजरने के लिए, भर्ती के लिए आधार का प्रतिनिधित्व करना, चयन नीति के लिए आधार का प्रतिनिधित्व करना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही तरीके की चीज़ों को मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत टैकल किया जाता है। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही मानव संसाधन प्रबंध अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसको उद्योग के आधुनिक युग में पहली वेतन प्रोत्साहन योजना माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेज इंसेंटिव प्लान इन द मॉडर्न एरा ऑफ इंडस्ट्री? बार्थ योजना, हेल्से योजना, गैंट कार्य योजना या फिर टेलर की विभेदक टुकड़ा दर योजना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टेलर ने सबसे पहले डिफरेंशियल पीस रेट प्लान निकाला था वेज पेमेंट का, और इसे मॉडर्न एरा का सबसे पहला जो है इंसेंटिव प्लान माना जाता है। टेलर का प्लान पहला इंसेंटिव प्लान माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं की नींव किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस? डेविड सी मैकलेलैंड, रॉथलिसबर्गर एंड डिकिंसन, पीटर ड्रकर एवं डगलस मैकग्रेगर या एल्टन मेयो? मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को सबसे पहले पीटर ड्रकर और डगलस मैकग्रेगर ने डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरी विशिष्टता में क्या शामिल है? व्हाट डज द जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स? निजी खासियतें, भौतिक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं या उपरोक्त सभी? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑल ऑफ द एबव? तो देखो, नौकरी विशिष्टता जिसे जॉब स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है, इसमें तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन एक तरीके से ऐसा विवरण होता है जिसमें जॉब के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके के व्यक्ति के द्वारा ये किया जाएगा और कैसे उसे टैकल करनी है चीज़ों को, ये सब विवरण होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, तो उसमें निजी खासियतों का भी ख्याल रखा जाता है, भौतिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसमें व्यवसाय चलाने के लिए लोगों की विशेषताओं का विकास आवश्यकता है? डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल आर नीडेड टू रन बिजनेस इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या ऑल ऑफ द एबव? तो देखो, लोगों के बीच में
कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी विशेषताओं को डेवलप करने के लिए आवश्यकता कब ज़्यादा पड़ेगी? जब हमें लॉन्ग टर्म में व्यवसाय को चलाना हो, लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालिक अवधि के लिए जब व्यवसाय चलाना हो, तो उसमें जो कर्मचारी हैं उनमें हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि वो लंबे समय तक उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ व्यवसाय में शामिल रहें और व्यवसाय को प्रॉपर तरीके से चला पाएँ। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि मानव संसाधन रणनीति उतनी प्रभावी नहीं है जितना इसे माना जाता है? हु सजेस्ट दैट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट वाज सपोज टू बी? टोनी ग्राउंडी, पीटर ड्रकर, गुमनाम या फिर जॉन जिमरमैन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टोनी ग्राउंडी मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में कहते हैं कि ये रणनीति जितनी प्रभावी होनी चाहिए उतनी प्रभावी नहीं हो पाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफल परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए पेटिग्रे और व्हिप द्वारा कितने कारकों की पहचान की गई है? हाउ मेनी फैक्टर्स वेयर आइडेंटिफाइड बाई पेटिग्रे एंड व्हिप टू मैनेज द सक्सेसफुल चेंज? देखो, परिवर्तन समाज का नियम है, लेकिन परिवर्तन का हर व्यक्ति विरोध करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि चीज़ें पहले जैसे चलती रहें, उसमें वो ढला हुआ होता है, और जब कोई चेंज होता है तो उसे अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो यदि आप सफल तरीके से परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में पेटिग्रे और व्हिप ने कुछ कारक बताए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप सफल तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 कारकों के बारे में बताया है। आपका ऑप्शन नंबर बी 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट समय पर किसी विशेष कार्य या गतिविधि से उत्पन्न परिणामों के रिकॉर्ड रूप में क्या परिभाषित किया गया है? व्हाट इज डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर जॉब और एन एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक टाइम? मूल्यांकन, इवेल्युएशन, समारोह का कार्य, वर्क फंक्शन, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस। ठीक है, यदि किसी विशिष्ट समय पर किसी गतिविधि से उत्पन्न परिणामों को रिकॉर्ड किया जाए तो उसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक डैश एक योजना या कार्यक्रम योजना है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। एन डैश इज अ प्लान और अ प्रोग्राम स्कीम दैट हेल्प टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू डिलीवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस? यानी कौन सी योजना जो है किसी व्यक्ति या समूह को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने में मदद करती है? प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना बी, ऑप्शन बी है। अच्छा चलो यहाँ देखो इंग्लिश में, प्रमोशन स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, रिवार्ड या नन ऑफ द एबव? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिवार्ड, इनाम। ठीक है, एक रिवार्ड ही ऐसी योजना है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। यदि लोगों को लगेगा कि ये काम करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ रिवार्ड मिलने वाला है, तो वो काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न है, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के तथ्यात्मक कथन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मींट बाय द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यानी वो कौन सा डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट है जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। नौकरी का विवरण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिफाइन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरी के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और शर्तों के लिखित रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंडीशन ऑफ जॉब? जॉब इनरिचमेंट, जॉब रैंकिंग, जॉब इनलार्जमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन? तो ये भी वही पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा है। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नौकरी का विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन वास्तव में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि किसी कर्मचारी को क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, किस दशाओं में काम करना पड़ेगा और किस तरीके के काम को उसे निपटाना है। ये पूरा विवरण जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। और जब स्पेसिफिक रूप से इन चीज़ों को बताया जाए कि भाई मान लो ये काम करना है, ये बता दिया गया, ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया।
अब उस काम को किस तरीके से करना है, उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी हैं, जब इसे ज़्यादा डिटेल तरीके से बना दिया जाता है तो उसे जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौशल सूची, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन चार्ट, मार्कोव विश्लेषण में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द काइंड ऑफ स्किल इन्वेंट्री, रिग्रेशन, रिप्लेसमेंट चार्ट, मार्कोव एनालिसिस? प्रशिक्षण की योजना यानी ट्रेनिंग प्लान, प्रतिधारण योजना यानी रिटेंशन प्लान, अतिरेक योजना यानी रिडंडेंसी प्लान, या पूर्वानुमान के तरीके, फोरकास्टिंग मेथड। तो यहाँ पे जो भी नाम दिए गए हैं, कौशल सूची, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन चार्ट, मार्कोव विश्लेषण, ये सभी पूर्वानुमान के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समापन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण सेवा के प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए औसत वेतन के साथ मुआवजा देना होगा। फॉर क्लोजर ईच वर्कर हैज टू कंपनसेट विथ व्हाट एवरेज पे ऑफ ईच प्रीसीडिंग ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 दिन। यदि कोई क्लोजर प्रोसीड होता है तो ऐसे केस में वर्कर्स को उनकी जो वार्षिक वेतन है, एवरेज वार्षिक वेतन, उसके आधार पे हर साल के लिए 15 दिन का वेतन कंपनसेशन में देना होगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले 10 साल तक काम किया है तो ऐसे केस में 15 दिन गुणे 10 साल, यानी कि हर साल 15 दिन और 10 साल, ये 150 दिन का वेतन कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संघों में संघ नेताओं का चुनाव कैसे किया जाता है? नियोक्ता की सिफारिशों के आधार पे, वरिष्ठता के आधार पे, राजनीतिक विचारों के आधार पर, या लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पे? तो देखो, किसी भी संघ में संघ के नेताओं का चुनाव जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पे किया जाता है, वोटिंग के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अगला प्रश्न है, कार्य मूल्यांकन क्या चाहता है? व्हाट डज जॉब इवैल्यूएशन सीक? संगठन के भीतर विभिन्न नौकरियों के महत्व का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों से संबंधित कार्य प्रोफाइल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, संगठन के भीतर विभिन्न नौकरियों के सापेक्ष मूल्य को मौद्रिक संदर्भ में निर्धारित करना, या फिर संगठन में विभिन्न जॉब प्रोफाइल के पदानुक्रम की स्थापना करना। तो देखो, कार्य मूल्यांकन जो है ना, वर्क या जॉब इवैल्यूएशन जो है, संगठन के भीतर विभिन्न नौकरियों के सापेक्ष मूल्य को मौद्रिक संदर्भ में निर्धारित करने का काम होता है। यानी मॉनेटरी फॉर्म में हम ये निर्धारित करते हैं कि विभिन्न नौकरियों का वर्थ कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भर्ती और चयन प्रक्रिया का लक्ष्य सही प्रकार के लोग हैं। द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एम्ड एट राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस, सही जगह पर, एट राइट टाइम, सही समय पर, एट डू राइट थिंग्स, सही काम करना, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसका एम क्या होता है कि सही तरीके के लोगों को सही जगह पे लगाया जाए, सही टाइम पे लगाया जाए और सही काम पर लगाया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न, भर्ती या जनशक्ति चयन प्रक्रिया इसके रोजगार में पहला कदम है। रिक्रूटमेंट और मैन पावर सिलेक्शन प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, श्रम, मैनेजमेंट, प्रबंधन, दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, रिक्रूटमेंट और मैन पावर का सिलेक्शन करना, ये दोनों लेबर क्लास के लिए एम्प्लॉयमेंट का पहला चरण होता है। श्रम शक्ति के चयन के लिए यह चयन प्रक्रिया का पहला कदम होता है, भर्ती और चयन। ठीक है, अगला प्रश्न है, चयन का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द सिलेक्शन स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट क्रिटिकल? शारीरिक परीक्षण, चयन निर्णय, संदर्भ या पृष्ठभूमि की जांच, रोजगार साक्षात्कार। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिलेक्शन डिसीजन या चयन का निर्णय। तो चयन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सबसे क्रिटिकल काम होता है कि डिसीजन लेना, कि किसे चुना जाना है और किसे रिजेक्ट करना है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। बाकी शारीरिक परीक्षण आप सबका कर लेंगे, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच भी कर लेंगे,
साक्षात्कार भी कर लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन आखिरी डिसीजन जो है वो सबसे टिपिकल काम होता है। अगला प्रश्न है, फर्म को इसके लिए बाहरी स्रोतों की ओर जाना होगा। द फर्म मस्ट गो टू एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर कम प्रवेश वाली नौकरियां, लोअर एंट्री जॉब्स, विस्तार के लिए, फॉर एक्सपेंशन, उन पदों के लिए जिनकी विशिष्टताओं को वर्तमान कर्मियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, फॉर द पोजीशन हुज स्पेसिफिकेशंस कैन नॉट बी मेट बाय द प्रेजेंट पर्सनल, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, बाहरी स्रोतों की ओर जाने का मतलब क्या है? जब भर्ती की जाती है तो भर्ती करने के दो जरिया हैं। एक तो हमारे संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं में से हम कुछ लोगों को चुन लें और उनको प्रमोट कर दें, या उन्हीं लोगों के सगे संबंधियों को या जानने वाले लोगों को काम पे रख लें। ये तो होता है इंटरनल सोर्सेज। लेकिन जब अपने संगठन में ऐसे लोग हों ही नहीं जो विशिष्टताओं को पूरा करते हों, तो ऐसे में अंदर से हम लोगों को नहीं ले पाएंगे, बाहर से लेना पड़ेगा। यदि हमें विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, तो बहुत सारे नए लोगों की ज़रूरत होगी। इतने लोग हम संस्था के अंदर से नहीं ले पाएंगे। और ऐसी जॉब्स जहाँ पे कम लोग नौकरियाँ करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी हमें बाहर के लोगों को जॉब पर रखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही कंडीशन में संस्था को बाहरी स्रोतों की ओर जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसे संगठनों द्वारा हेड हंटर्स, रेडर्स, समुद्री डाकू के रूप में देखा जाता है और जो अपने प्रयासों के माध्यम से कर्मियों को खो देते हैं? विच आर द फर्म्स दैट आर लुक्ड अपॉन एज हेड हंटर्स, रेडर्स एंड पायरेट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच लूज पर्सनल थ्रू देयर एफर्ट? व्यावसायिक संस्थान, श्रमिक संघ, भर्ती फर्में, या फिर रोजगार एजेंसियां? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भर्ती फर्में, रिक्रूटिंग फर्म्स। भर्ती फर्मों को कई बार कंपनियां या संगठन जो है हेड हंटर्स, रेडर्स और समुद्री डाकू के रूप में जानती हैं। अगला प्रश्न है, कर्मियों की ज़रूरत में उतार चढ़ाव को समायोजित करने के लिए कर्मियों को घंटे या दिन के हिसाब से पट्टे पर देने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। टू एडजस्ट टू द विच फ्लक्चुएशंस इन द पर्सनल नीड द पॉसिबिलिटी ऑफ लीजिंग पर्सनल्स बाय द आवर और डे शुड बी कंसिडर्ड। यानी किस तरीके की परिस्थिति में आप टेम्प्रोरी तौर पे कुछ लोगों को घंटे के आधार पे या दिनों के आधार पे काम देने के बारे में सोच सकते हैं? छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छोटी अवधि। शॉर्ट टर्म में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप लोगों को घंटे या दिन के हिसाब से नौकरी पे रख सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि और मध्यम अवधि के लिए आप यदि मंथली सैलरी पे लोगों को रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, डैश रिश्तेदारों की नियुक्ति है जो परिवार के स्वामित्व वाली फर्मों में भर्ती कार्यक्रमों का एक अनिवार्य घटक होगा। What is the hiring of the relative which will be an inevitable component of recruitment program in the family owned business? पट्टे पर देना, लीजिंग, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, वफादारी, लॉयल्टी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, जब कोई परिवार के स्वामित्व वाली फर्म होती है और उसमें यदि रिश्तेदारों की नियुक्ति की जाती है तो उसे हम भाई भतीजावाद के नाम से जानते हैं, नेपोटिज्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में क्या और नौकरी आवेदक परस्पर जुड़े हुए हैं? द डैश एंड द जॉब एप्लीकेंट आर इंटर रिलेटेड एट ईच स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। जॉब स्पेसिफिकेशन, नौकरी विशिष्टता, जॉब इवेल्युएशन, नौकरी का मूल्यांकन, बोथ ए एंड बी, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चयन प्रक्रिया में आवेदक और नौकरी की जो विशिष्टता होती है, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। आवेदक के अंदर वो गुण है कि नहीं जो जॉब स्पेसिफिकेशन को के साथ फिट हो पाए, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है जब भी जॉब एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक के प्रोसेस को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्मिक के मानक को कार्य विनिर्देश द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि विकसित किया गया है। द स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द जॉब स्पेसिफिकेशन एज डेवलप्ड थ्रू जॉब इवेल्युएशन, नौकरी मूल्यांकन,
जॉब एनालिसिस नौकरी विश्लेषण, जॉब सेटिस्फैक्शन नौकरी से संतुष्टि, या ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो यहाँ पूछने का मतलब ये है कि जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करने में किसकी भूमिका होती है, किसके आधार पे जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉब एनालिसिस। किसी भी नौकरी के लिए लोगों को रखने के पहले नौकरी में क्या आवश्यकता है, किस तरीके की आवश्यकता है, उसकी एनालिसिस की जाती है कि किस तरीके के काम को करने की आवश्यकता है, उसे जॉब एनालिसिस कहते हैं। और जब जॉब एनालिसिस कर ली जाती है तो उसके आधार पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या काम करना होगा, उसे कहा जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब तक आप जॉब का एनालिसिस नहीं करेंगे स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएंगे। तो जॉब स्पेसिफिकेशन हमेशा जॉब एनालिसिस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भावी कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में नौकरियों को रखने के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। What is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization? यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जो लोगों को संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, चयन, सिलेक्शन, भर्ती, रिक्रूटमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई एप्लीकेशन की बात कर रहा है ना, आवेदन कभी भी भर्ती जब की जाती है उस समय किया जाता है। जब कोई रिक्रूटमेंट आता है तो लोग उस रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आवेदन करते हैं कि भाई हम इस तरीके की नौकरी करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सफल और प्रभावी भर्ती कार्यक्रम के लिए एक अच्छी तरीके से परिभाषित किसकी जरूरत होती है। भर्ती नीति, एक उचित संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति संसाधनों के स्रोतों का पता लगाने की प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जब एक सफल और प्रभावी भर्ती कार्यक्रम आपको बनाना है तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने भर्ती की नीति को डिसाइड करें। सबसे पहले उसके लिए एक उचित संगठनात्मक संरचना बनाएं कि कौन एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा, कौन उसकी छटाई करेगा, कौन स्क्रीनिंग करेगा, कौन इंटरव्यू लेगा। उसके लिए पूरा एक आपको संगठनात्मक संरचना बनाना पड़ेगा। और साथ ही आपको लोग कहाँ मिलेंगे, जनशक्ति संसाधन कहाँ मिलेगा, उसके स्रोतों को पता लगाना होगा। तब जाकर आप प्रॉपर तरीके से एक सफल और प्रभावी भर्ती कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भर्ती के स्रोत समय समय पर होने चाहिए। सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग शुड बी पीरियडिकली चेंज्ड, बदल जाना, चेक्ड, जांच किया हुआ होना, इवेल्युएटेड, मूल्यांकन किया गया होना, या इंस्पायर्ड, प्रेरित होना। तो भर्ती के स्रोत को समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि भर्ती के लिए जो स्रोत हमने चयन किया है वहाँ पे हमें सही कर्मचारी मिल पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर मिल पा रहे हैं कि नहीं, पर्याप्त मिल पा रहे हैं कि नहीं। समय समय पे इसका इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भर्ती का स्रोत निम्नलिखित में से है। विज्ञापन, संदर्भ, रोजगार एजेंसी, या उपरोक्त सभी। द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, या ऑल ऑफ द एबव। तो भर्ती के ये तीनों ही स्रोत हैं। विज्ञापन देकर आप लोगों से भर्ती के लिए एप्लीकेशन मंगा सकते हैं। किसी और व्यक्ति के संदर्भ देने पर, रेफरेंस देने पर किसी को काम पे रख सकते हैं। रोजगार एजेंसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ बेरोजगार लोगों का पूरा लिस्ट होता है, उसमें से अपने काम के लोगों को चुन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसको अधिकतर भीतर से ही बढ़ावा दिया जाता है। हु आर मोस्टली प्रमोटेड फ्रॉम विद इन, पर्यवेक्षक, कार्यकारी, दोनों और वह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों और वह। जनरली जो सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो संस्था के अंदर के ही लोगों को प्रमोट करके इस पद पे लाया जाता है, क्योंकि वो संस्था के बारे में पहले से जानते हैं, वहाँ कामकाज का क्या तौर तरीका है, किस तरीके की सिचुएशन है, क्या वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ये सारी चीज़ें इनको मालूम होती हैं। तो सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव इन लोगों को जनरली अंदर से ही अपनी ही संस्था से प्रमोट करके पदों पे नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संभवतः चयन की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एकल विधि है। द फॉलोइंग इज द प्रोबेबली
द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंगल मेथड ऑफ सिलेक्शन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार और व दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो चयन के लिए सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यूइंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक प्रकार का साक्षात्कार है, द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। तनाव साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार, डेप्थ इंटरव्यू, पैटर्न वाला साक्षात्कार, पैटर्न इंटरव्यू या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही साक्षात्कार के तरीके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित आवेदक से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पारंपरिक व्यापक रूप से स्वीकृत उपकरण है, साक्षात्कार, आवेदन रिक्त, प्रेरण या उपरोक्त सभी, इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, इंडक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे आवेदन रिक्त आपका सही उत्तर होगा, एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है ना। संभावित आवेदक से जब जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो ऐसे केस में एप्लीकेशन ब्लैंक का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ब्लैंक एक तरीके का फॉर्म होता है जो संभावित कर्मचारी को जिसका सिलेक्शन हम करने वाले हैं उनको भरने के लिए दिया जाता है और उसके माध्यम से उनसे तमाम तरीके की जानकारी उस फॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसी फॉर्म को एप्लीकेशन ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आवेदक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूछताछ का एक संयोजन है? व्हाट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ द एप्लीकेंट? आवेदन रिक्त, एप्लीकेशन ब्लैंक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पैटर्न वाले साक्षात्कार, पैटर्न इंटरव्यू या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ देखो आवेदक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ का एक कॉम्बिनेशन जो है वो पैटर्न वाले साक्षात्कार है। पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है पहले से डिसाइड किए हुए रहते हैं और उनको ही हर व्यक्ति से, हर एप्लीकेंट से पूछा जाता है और उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी एक नए कर्मचारी को संगठन में लाने या उन्मुख करने की समस्या से संबंधित है? व्हाट इज द कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन? चयन, सिलेक्शन, भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रेरणा, इंडक्शन या साक्षात्कार, इंटरव्यूइंग। तो देखो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और इंटरव्यूइंग ये तो कर्मचारी को संस्था में काम पे लगाने के पहले की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह तय होता है कि किसे हम काम पे लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्ति को हम संस्था में काम पे लगाने वाले हैं तो उसे ओरिएंट कैसे करेंगे, ओरिएंटेशन उसका कैसे जनरेट करेंगे? तो इंडक्शन के माध्यम से या प्रेरणा के माध्यम से ये काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह परीक्षण जो नौकरी की आवश्यकताओं के साथ कर्मचारी के प्रदर्शन की तुलना करता है। द टेस्ट विच कंपेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विथ जॉब रिक्वायरमेंट। चयन परीक्षण, सिलेक्शन टेस्ट, वरीयता परीक्षण, प्रेफरेंसेज टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, सिमुलेशन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वरीयता परीक्षण। प्रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के साथ जॉब के रिक्वायरमेंट की तुलना करता है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के बीच विवाद को किसके रूप में जाना जाता है? डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो यहाँ पे विभिन्न स्तरों की बात की गई है। विभिन्न स्तर का मतलब है कि जैसे संगठन में कई स्तर होते हैं, सबसे ऊपर मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच में यदि झगड़ा है या सुपरवाइजर और मैनेजर के बीच में झगड़ा है तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऊर्ध्वाधर संघर्ष। और यदि एक ही लेवल के विभिन्न कर्मचारियों के बीच में झगड़ा है, मान लो अलग अलग विभाग के सुपरवाइजर के बीच में आपस में झगड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, क्षैतिज संघर्ष। और यदि सभी लोगों में आपस में झगड़ा हो तो सारे झगड़ों पर या ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट भी इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपसे पूछा है कि अलग अलग स्तर पे यदि कर्मचारियों के बीच में विवाद है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ऊर्ध्वाधर संघर्ष या वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कर्मचारी का एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाना, इसे किस नाम से जाना जाएगा? नौकरी का विस्तार, छटनी, कार्यवर्तन या कार्य की रूपरेखा। मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जॉब इनलार्जमेंट, रिट्रेंचमेंट, जॉब रोटेशन या जॉब डिजाइन। जब एक काम से दूसरे काम पे किसी व्यक्ति को बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो इसे कहते हैं जॉब रोटेशन। कार्यवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पता लगाएं जो कर्मचारी सशक्तिकरण का तत्व नहीं है। फाइंड आउट द वन विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। विश्वास प्रणाली एवं विश्वास, बिलीफ सिस्टम एंड ट्रस्ट, उद्देश्यपूर्णता, पर्पजफुलनेस, मनमानी, आर्बिट्रेरीनेस या आत्मनिर्भरता या योग्यता, सेल्फ सफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे देखो, कर्मचारी के सशक्तिकरण का तत्व नहीं पूछा है, तो कर्मचारी के एम्पावरमेंट में मनमानी का कोई भी रोल नहीं है। मनमानी तो एक तरीके से कर्मचारी की बुराई है या उसके परफॉर्मेंस को डाउन करेगी, सशक्तिकरण नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई समूह किसी योजनाबद्ध दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करता है तो आमतौर पर अभ्यास का उद्देश्य किसकी जरूरतें होती हैं? व्हेन अ ग्रुप डेलिबरेट अ प्लान्ड विजन हुज नीड्स टिपिकली आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब जब योजनाबद्ध दृष्टिकोण से कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उस विचार विमर्श का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब वो किसकी ज़रूरतों को पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए है शेयर धारकों की ज़रूरतें, द नीड्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स, ग्राहकों की ज़रूरतें, द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, कर्मचारियों की ज़रूरतें, द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, या सभी हितधारकों की आवश्यकताएं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब भी कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उसमें सभी हितधारकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी रणनीतिक योजना के समूह प्रक्रिया विकास में राडार स्क्रीन क्या दिखाती है? इन ग्रुप प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लान व्हाट डज द राडार स्क्रीन शोज? प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी, ताकत और कमजोरी का अंतराल, दृष्टि वास्तविकता में अंतराल, या बाजार आला अवसर। कम्पिटिटिव राइवल्स, स्ट्रेंथ वीकनेस गैप, विजन रियलिटी गैप्स, या मार्केट नीचे अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, राडार स्क्रीन जो है वास्तव में दृष्टि और वास्तविकता का अंतराल दिखाता है, विजन रियलिटी गैप दिखाता है। यानी जो हम देख रहे हैं मार्केट में और रियल में मार्केट में जो हो रहा है उसमें क्या अंतर है, ये राडार स्क्रीन के माध्यम से पता चलता है। अगला प्रश्न है, उन स्थितियों में प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधकों को क्या करना चाहिए जहां आउटपुट मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है? व्हाट शुड मैनेजर डू टू कंट्रोल परफॉर्मेंस इन सिचुएशन वेयर आउटपुट क्वांटिफिकेशन इज डिफिकल्ट? नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रयास छोड़ देना चाहिए, कुछ अनुमानित माप विकसित कर लेना चाहिए, आउटपुट की मात्रा निर्धारित करने के लिए लक्ष्यों और कार्यों को बदल देना चाहिए, या फिर मात्रात्मक प्रयास के बजाय व्यवहार को मापें और उसका आंकलन करें। तो ठीक है, ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई आउटपुट मात्रा का निर्धारित करना मुश्किल है, यानी स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल है, वहाँ पे प्रदर्शन को जो है नियंत्रित करने के लिए प्रबंधक क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मात्रात्मक प्रयास की बजाय व्यवहार को मापिए और उसका आंकलन कीजिए। मेजर और एसेस द बिहेवियर रादर देन अटेम्प्टिंग क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आउटपुट। जहाँ पे मात्रा आप मापने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं वहाँ व्यवहार को मापिए। अगला प्रश्न है, जो आउटपुट के विपरीत व्यवहार माप का एक उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर मेजरमेंट एज अपोज टू द आउटपुट मेजरमेंट। ये कह रहा है कि हम मात्रा को मापने की बजाय हम व्यवहार को माप लेते हैं। चलिए, तो ये बताइए नीचे कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो व्यवहार के मापन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है, एक गुणवत्ता तकनीशियन के द्वारा दोषपूर्ण भागों की संख्या की गणना करें जो प्रति 1000 उत्पादन किया गया। तो यहाँ तो क्वांटिटेटिव डेटा आ गया, ये नहीं होगा। अगला है, एक औद्योगिक इंजीनियर के पास उत्पादन में लगने वाला समय जितना समय होता है एक घटक। हैविंग एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर टाइम ऑफ लेंथ ऑफ टाइम
इट टेक टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी समय मापने की बात आ गई, क्वांटिटिव मेजर है। शिपिंग समय पर शिपमेंट के प्रतिशत को ट्रैक करना, हैविंग शिपिंग ट्रैक द परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम शिपमेंट। तो यहाँ भी परसेंटेज निकाला जा रहा है कि भाई कितने परसेंट शिपमेंट टाइम पे आ रही है। ये भी व्यवहार का मापन नहीं हुआ, मात्रात्मक मापन हुआ। यह देखने के लिए कि ग्राहकों का सर्वेक्षण करना है कि खुदरा स्टोर में क्लर्क ग्राहकों के प्रति विनम्र है कि नहीं। सर्वेइंग कस्टमर्स टू सी इफ क्लर्क इन अ रिटेल स्टोर और कॉर्टियस टू कस्टमर। हाँ, ये व्यवहार का मापन हुआ कि यहाँ पे आप ग्राहकों से बातचीत करके ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे काम करने वाला जो कर्मचारी है वो ग्राहकों के प्रति विनम्र है कि नहीं। इसमें आप ग्राहकों की राय जानेंगे, यहाँ संख्या से मतलब नहीं है। तो ये व्यवहारात्मक मापन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संगठन का प्रबंधन इसका उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध क्यों होगा। वॉल्ट्रीज ढांचा और प्रक्रियाएं। वाई वुड एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कमिट टू यूजिंग द वॉल्ट्रीज फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेज। वॉल्ट्रीज ढांचा और प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान और वांछित प्रदर्शन के बीच में अंतर की पहचान की जा सकती है और उसमें लगातार सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्स सिग्मा पद्धति के अनुप्रयोग का उद्देश्य क्या होता है। द एप्लीकेशन ऑफ सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी इज इंटेंडेड टू रिवॉर्ड हाई अचीवर्स, उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले को पुरस्कार देना, रिड्यूस वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता को कम करना, इंक्रीज आउटपुट, उत्पादन बढ़ाना, या सिंप्लीफाई कमांड एंड कंट्रोल, आदेश और नियंत्रण को सरल बनाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए सिक्स सिग्मा पद्धति का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती लेन देन और घटनाओं को मानकीकृत या सुसंगत तरीके से संभालने के लिए दिशा निर्देशों या प्रक्रियाओं के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है। What is defined as the provision of guidelines or processes for handling the recurring transactions and event in a standardized or consistent way। एक रणनीति और स्ट्रेटेजी, एक संरचना, ए स्ट्रक्चर, एक प्रणाली, ए सिस्टम, या आदेश की श्रृंखला, द चैन ऑफ द कमांड। तो आवर्ती लेन देन यानी बार बार होने वाली घटनाओं को स्टैंडर्ड तरीके से संभालने के लिए जो प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं उसी को हम प्रणाली कहते हैं, द सिस्टम। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन निर्भर करता है उत्पादकता पर, बिक्री पर, मुनाफे पर, या उपरोक्त सभी। इंसेंटिव डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। तो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन जो है उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा। उत्पादकता अधिक होगी, प्रोत्साहन ज़्यादा मिलेगा, बिक्री अधिक होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा तो प्रोत्साहन ज़्यादा दिया जा पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भुगतान कर्मचारियों को 5 वर्ष से अधिक सेवा के बाद बाहर निकालने के समय ही किया जाता है। द फॉलोइंग इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉई एग्जिट आफ्टर सर्विंग मोर देन 5 ईयर। तो जो कर्मचारी 5 साल कम से कम काम किए हों उनको क्या भुगतान किया जाता है, ग्रेच्युटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ग्रेच्युटी का भुगतान उन्हीं कर्मचारियों को किया जाता है जो कम से कम 5 साल काम कर लिए हों और उसके बाद काम छोड़ के जा रहे हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक अनुलाभ है, क्लब की सदस्यता, भविष्य निधि, चिकित्सा भत्ता, या सामूहिक बीमा। द फॉलोइंग इज ऑफ परक्विसाइट्स, क्लब मेंबरशिप, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, या ग्रुप इंश्योरेंस। तो क्लब मेंबरशिप यानी क्लब की सदस्यता देना एक अनुलाभ माना जा सकता है, परक्विसाइट माना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए चैप्टर्स के MCQs कराऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।